बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, सबसे पहले एमडीटी केयर लर्न एकेडमी के बिहाफ पे हार्दिक सलाम। तो जैसे कि आपको मालूम है, लास्ट जो हमारा सेशन था चैप्टर 9 था, इसमें हमने सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ सीमेंट उसी को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि हम अगर जो हम सीमेंट के सैंपल लेते हैं वो कैसे होना चाहिए। इसके लिए कंटिमिनेटेड फ्री होना, इक्विपमेंट वगैरह हमने यूज़ करना है, और जो दूसरी चीज़ें से हम लेंगे वो वाटर टाइट और मॉइस्चर इसमें प्रूफ होना चाहिए इसमें। और इसके साथ साथ जो हमने इनकी सैम्पलिंग लोकेशन थी इसमें, कि हम कहाँ से सैंपल ले रहे हैं, आप वो बल्क क्वांटिटी में है या बैग की सूरत में है या शेपमेंट वगैरह में आ जाता है, उसी को एक्सप्लेन किया। और इसके साथ साथ हमने इनकी जो ऐसे समझ लो, इनकी जो डिफरेंट टूल वगैरह हम यूज़ करते हैं डेटा कलेक्शन के लिए, उन्हीं को एक्सप्लेन किया था। और इनके साथ साथ जो इनकी सैंपल के बारे में हमने डिस्कशन की थी, मिनिमम सैंपल कितने क्वांटिटी का होना चाहिए इसमें। और इसके साथ साथ जो इनकी रेफरेंस स्टैंडर्ड थे कि कौन कौन से टेस्ट वगैरह हम करते हैं एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन के लिए, उन्हीं को एक्सप्लेन किया। और इनके साथ साथ जो दूसरे इसमें ऐसे समझ लो, जो क्वांटिटी होती है इसमें हम वाटर जो इनकी सैंपल की रिडक्शन वगैरह उसी को एक्सप्लेन करवाया था। अ, तो आज के सेशन में हम ऐसे समझ लो जो इनकी सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट है सीमेंट प्रोडक्शन की, अ, किसका जो एनवायरनमेंटल के ऊपर इनका कितना क्या क्या इम्पैक्ट है, और इसके साथ साथ जो इनकी ऐसे समझ लो जो इम्पैक्ट को कम करने के लिए इनकी कौन कौन सी स्ट्रैटेजी वगैरह होने चाहिए। और इसके साथ साथ जो इनकी जो सेकेंडरी सीमेंटेशियस मटेरियल है, इनका इनके ऊपर जो सीमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। तो आज हम बड़ी डिटेल से उसी को एक्सप्लेन करेंगे। और एक्सप्लेन करने से पहले, अगर आप नए हैं या सिविल इंजीनियर हैं, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाला वीडियो है वो आपको टाइम पे मिले। तो जी नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली जो एसीआई कमेटी 225 है, उसकी कंटिन्यूएशन है। जो मेन टाइटल था गाइड टू द सिलेक्शन एंड यूज़ ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट। अच्छा, इसमें हम चैप्टर 10 को आज डिस्कस करेंगे, जो एसीआई कमेटी 225 का है। जो मेन इनका जैसे मतलब जो इनका जो टाइटल है वो है सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट। अच्छा, सबसे पहले हम इसका थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे। जो चैप्टर 10 है, इसमें बेसिकली जो सीमेंट का एनवायरनमेंट के ऊपर जो इम्पेक्ट है वो क्या है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल है, किस सूरत में जो वो है एनवायरनमेंटल को इनके ऊपर इम्पेक्ट आता है। और दूसरी चीज़ जो है, इसमें जो हम प्रोडक्शन में जो हम एनर्जी वगैरह कंज्यूम कर देते हैं, उसका क्या रोल है इनके ऊपर। इसके साथ जो इनकी प्रोडक्शन के जो साथ साथ इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो इमिशन होती है एनवायरनमेंट को, उसी को डिस्कस करेंगे। और सिमिलरली जो इनकी सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस के ऊपर इनका इम्पैक्ट है, जो हाइड्रोलिक सीमेंट वगैरह हम प्रोडक्शन करवा देते हैं। बेसिकली हम ये जो मोटी मोटी चीज़ें हैं जो उसी के अंदर रहते हुए हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। और जो दूसरी चीज़ है कि जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो इनका क्लाइमेट के ऊपर या जो इम्पेक्ट है, और दूसरी जो इंडस्ट्री वगैरह की इनकी डिफरेंट स्ट्रैटेजी है, जो हमने इनको जो एनवायरमेंटल इम्पेक्ट है इनको कैसे कम करना है, उसी के बारे में थोड़ा इंशाल्लाह के हम नॉलेज शेयर करेंगे। अच्छा, बाकायदा तौर पर हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ सीमेंट प्रोडक्शन है। तो जो सबसे पहला ऐसे समझ लो जो मेन कंट्रीब्यूटर है सीमेंट जो एनवायरमेंटल के ऊपर पहला इम्पैक्ट है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हम देख लेते हैं। अच्छा, जो सीमेंट जो ऐसे समझ लो, जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो मेजर सोर्स गैस वगैरह जो एनवायरनमेंट में निकल रहा है, वो बेसिकली हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कहाँ से आता है कार्बन डाइऑक्साइड? अच्छा, जो इसमें हम जो हमारे पास केलन होती है इनकी कंबस्टिबल, जिसमें हम इनकी कैल्सिनेशन करवाते हैं। कैल्सिनेशन को बेसिकली जो कैल्शियम कार्बोनेट जो लाइम वगैरह हम डालते हैं, कंक्रीट जो ऐसे समझ लो मेन कंस्टिट्यूएंट है सीमेंट की, इसकी जो हम
कैल्सिनेशन कर लेते हैं, बेसिकली ब्रेक डाउन कर लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये उसी दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की जो इमिशन होती है, ये मेन सोर्स है। और दूसरा जो हम फ्यूल कंबस्टन कर लेते हैं, जाहिर बात है जब किलन वगैरह में तकरीबन 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जाता है, तो टेम्परेचर भी इनके लिए भी कुछ फ्यूल होना चाहिए। जो फ्यूल वगैरह की हम कंबस्टन कर लेते हैं तो उनकी कंट्रीब्यूशन भी इसमें आ जाती है। तो ऐसे समझ लो कि ये दो मेन कंट्रीब्यूशन है, जो हम कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन और दूसरा फ्यूल कंबस्टन। अच्छा, जो आखिरी चीज़ है इनका पॉइंट है कि जो हमारे पास ऐसे समझ लो कि 0.8 से लेकर 0.9 टन जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो ऐसे समझ लो कि वो जो एटमॉस्फेयर में हम रिलीज कर लेते हैं जब हम 1 टन सीमेंट वगैरह बना लेते हैं इसमें। अच्छा, इस दूसरी जो इसमें एस्पेक्ट है वो है एनर्जी कंजम्पशन की, कि जब हम सीमेंट प्रोडक्शन है इसमें एनर्जी इंटेंसिव है। इंटेंसिव इसलिए क्योंकि इसमें हाई टेम्परेचर वगैरह की ज़रूरत होती है। तो हम हाई टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम, जाहिर बात है, हम किसी एनर्जी वगैरह किसी से तो लेंगे। जो दूसरी चीज़ है इसमें जो रोटरी कैलन है, ऐसे समझ लो कि 1450, ऐसे समझ लो 1450 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वो ऑपरेट कर रहा होता है। और जिसके लिए हम जो फ्यूल यूज़ करते हैं वो कोल भी हो सकता है, नेचुरल गैस भी होता है, और दूसरी अल्टरनेट वगैरह जो जितनी फ्यूल की रिसोर्सेज है वहाँ से भी हम कर सकते हैं इसमें। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसमें जो सप्लीमेंट्री सीमेंटिशियस मटेरियल है, जिसको ऐसे समझ लो, क्योंकि हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो जो सीमेंट के अंदर ऐसे समझ लो कि जो सेकेंडरी सीमेंटिशियस मटेरियल है इनका बड़ा किरदार है कि हम जो क्लिंकर प्रोडक्शन है, ऐसे समझ लो उनको कम करने में, ताकि इनकी डिमांड जो अल्टीमेटली सीमेंट की डिमांड को कम कर लेते हैं। इनका बड़ा रोल है, जिसमें हम जो कॉमनली हम वगैरह हम यूज़ करते हैं इसमें पहले नंबर पे है फ्लाई ऐश है, फिर दूसरे नंबर पे है ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस लेके, फिर सिलिका फ्यूम, और आखिरी जो है नेचुरल पोज़ोलान। ये सारी चीज़ें हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ी बेनिफिट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, क्योंकि जब सीमेंट की डिमांड कम होगी तो जाहिर बात है रिस्पेक्टिवली डायरेक्टली इनके जो ऐसे समझ लो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कम होगा। और दूसरी बात है लोअर हीट ऑफ हाइड्रेशन वगैरह के, जो हम सीमेंट जो सीमेंटिशियस मटेरियल वगैरह है, इसका बड़ा वो है ऐसे कि जो हीट ऑफ हाइड्रेशन वगैरह इनको कम कर लेता है। और जो तीसरे नंबर पे ये ड्यूरेबिलिटी को इम्प्रूव कर लेता है। कंक्रीट वगैरह में हम सीमेंट को यूज़ कर लेंगे, इसी सीमेंटिशियस पार्शियल रिप्लेसमेंट करवा लेते हैं। और आखिर में जो इनका बड़ा आउट आउट ऐसे समझ लो जो साइड पे इनकी एप्लीकेशन है कि जो हम स्ट्रक्चर वगैरह जहाँ पे हम कंक्रीट यूज़ करेंगे, उनकी जो सर्विस लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। तीसरे नंबर पे क्लिंकर रिडक्शन स्ट्रेटेजी। अच्छा, क्लिंकर प्रोडक्शन काज द मेजॉरिटी ऑफ इमिशंस। अच्छा, बेसिकली जब हम क्लिंकर रिडक्शन स्ट्रेटेजी क्या है, क्लिंकर है क्या, ये भी थोड़ा मैं आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि जो सीमेंट वगैरह बनता है इसमें दो चीज़ें होती है। एक होता है कैल्केरियस मटेरियल, जिसमें ऐसे समझ लो जो लाइम हो गया या कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह यूज़ करते हैं। और जो दूसरी चीज़ है आर्किलेशियस, जिसमें क्ले होता है या शेल वगैरह जो आ जाता है। जब ये इन दो जो मेन मटेरियल है उसी को हम खिलन के अंदर जो है इनकी कंबस्चन करते हैं 1500 डिग्री सेंटीग्रेड में। जब इन दो के मिक्सिंग से जो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जो प्रोडक्ट निकलते हैं उसी को हम बेसिकली क्लिंकर बोलते हैं, जिनसे सीमेंट वगैरह बन जाता है। बाद में हम इनकी ग्राइंडिंग वगैरह करवा देते हैं। तो ये बेसिकली ये उसी की रिडक्शन स्ट्रैटेजी क्या है, जो क्लिंकर को हम कैसे कम करेंगे। अच्छा, इसकी कुछ मेथड है। जो सबसे पहले उसमें है यूज़ ब्लेंडेड सीमेंट, जो ऐसे समझ लो कि पोर्टलैंड सीमेंट, जो इसमें हम फ्लाई ऐश वगैरह को यूज़ करते हैं, या जो दूसरे हम स्लेग वगैरह या सिलिका फ्यूम वगैरह हम डालते हैं। तो ब्लेंडेड सीमेंट हम बेसिकली उसी को हम बोलते हैं, जो हमने डिस्कस भी किया था STM C595 पे। हम बड़े डिटेल से कितने टाइप है ब्लेंडेड सीमेंट, जिसमें हम जो सेकेंडरी सीमेंटिशियस मटेरियल है और पोर्टलैंड सीमेंट, इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं। जो दूसरा मेथड है इंक्रीज सेकेंडरी सीमेंटिशियस रिप्लेसमेंट परसेंटेज, जैसे मैंने पहले बता दिया कि परसेंटेज को ज़्यादा इंक्रीज कर लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा OPC को हम रिप्लेस कर दें सेकेंडरी सीमेंटिशियस से। और जो थर्ड है कि लाइमस्टोन वगैरह जो पोर्टलैंड लाइमस्टोन सीमेंट वगैरह है, उसी को यूज़ कर लेते हैं। और जो आखिरी है डेवलप लो कार्बन सीमेंट फार्मूलेशन, कि हम ऐसे कोई स्ट्रैटेजी बनाओ या कोई ऐसे फार्मूला बनाओ जिसमें जो लो कार्बन जो सीमेंट वगैरह है उसमें हम
यूज़ कर सके इसमें। अच्छा, चौथे नंबर पे लाइफ साइकिल असेसमेंट है, जो बेसिकली एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को सिर्फ एक चीज़ से नहीं देखो, एक पॉइंट से भी नहीं देखना चाहिए, हमने पूरा एक साइकिल को देखना है, जिसमें ऐसे समझ लो रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन होता है, क्योंकि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट या शेल वगैरह हम सीमेंट के लिए जो ऐसे समझ लो रॉ मटेरियल है, तो वहाँ वो भी किसी जगह से मतलब किसी क्वेरी से हमने एक्सट्रैक्ट करना है, वहाँ पे भी हमने कोई मशीनरी लगा हो, वहाँ पे कोई फ्यूल कंजम्पशन हो रहा हो, एनर्जी वगैरह तैयार हो रही है, तो वहाँ पे भी कुछ कंट्रीब्यूशन होती है, ऐसे समझ लो कार्बन डाइऑक्साइड की। सिमिलरली अगर हमने इसको बड़े बड़े पत्थर है इसको हमने तोड़ना है, तो उसके लिए मशीनरी होती है, मशीनरी से हम तोड़ देते हैं, तो वहाँ पे भी इसकी एमिशन होगी। और तीसरी जब हम ट्रांसपोर्टेशन कर लेते हैं किसी गाड़ी के अंदर या कोई रेल में या कोई शिपमेंट वगैरह में, तो वहाँ पे भी फ्यूल कंजम्पशन होगी, तो उनका कितना कंट्रीब्यूशन है। सिमिलरली जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, कंस्ट्रक्शन के दौरान भी हम डिफरेंट जो टेक्नोलॉजी या जो इक्विपमेंट या मशीनरी वगैरह यूज़ कर लेते हैं। तो ये ऐसे समझ लो कि हमने अगर डिमोलिशिंग करना है या रिसाइकलिंग करना है मटेरियल की, तो आपने एक पूरी साइकिल को देखना है। तो जो एल सी है, लाइफ साइकिल असेसमेंट, ये बेसिकली ऐसे समझ लो कि हमने स्टार्ट से जो जहाँ से मटेरियल आता है और आखिर जहाँ पे फिनिशिंग या डिमोलिशिंग होती है, वहाँ तक जितनी स्टेप से ये गुजरता है, इस पूरे स्टेप को हमने कंसिडर करना है इनकी कास्ट को, कि कितना एनवायरमेंटल मटेरियल कितना है, एनवायरमेंटल को कितना है, लेबर कास्ट कितना है इसमें, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करना है। अच्छा, जो आखिरी है सस्टेनेबल कंक्रीट कंसिडर लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी नॉट जस्ट इनिशियल इमिशन। जैसे मैंने पहले बता दिया, किसी एक पे नहीं करना कि बस सिर्फ सीमेंट प्रोडक्शन पे आपने एक चीज़ कैलकुलेट कर दी कि इतना कार्बन डाइऑक्साइड है, नहीं, जो इससे पहले मटेरियल आती है वहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन है, आपने उसी को भी कंसिडर करना है और इसको ऐसे एक वैल्यू में, प्रेजेंट वैल्यू में आपने कन्वर्ट करना है, सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं। अच्छा, नेक्स्ट जो है ड्यूरेबिलिटी एंड सर्विस लाइफ एक्सटेंशन, कि जो हमारे पास ऐसे समझ लो लॉन्गर लास्टिंग कंक्रीट जो है लोअर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। जैसे लाइफ साइकिल असेसमेंट मैंने बोल दिया कि जो लॉन्गर लास्टिंग कंक्रीट है हम उसी को बोलेंगे जिसका जो लाइफ साइकिल कास्ट है वो कम हो, सबसे कम हो। सिर्फ ये नहीं है कि मटेरियल कम है या कार्बन डाइऑक्साइड बेसिस पे आप कर ले, पूरा लाइफ साइकिल पे जिसका कम आ रहा है वो इसी को हम बेसिकली लॉन्ग लास्टिंग कंक्रीट बोलेंगे। अच्छा, ड्यूरेबिलिटी इंप्रूवमेंट वगैरह हम कैसे कर लेते हैं में सीमेंट के थ्रू कंक्रीट में, तो हम जो लो वाटर सीमेंट रेशियो, जो वाटर सीमेंट रेशियो है उसको हम थोड़ा कम रख देते हैं। और जो दूसरी पॉइंट है कि हम जो सेकेंडरी सीमेंटिशियस मटेरियल है जिसमें फ्लाई ऐश हो गया, सिलिका फ्यूम एक्सेट्रा, स्लेट सीमेंट, उसी को हम इनकॉर्पोरेट पास्टर रिप्लेसमेंट करवा देते हैं। और तीसरी चीज़ है प्रॉपर तरीके से हम क्यूरिंग कर लेते हैं, ताकि इसमें जो रिएक्शन वगैरह है सीमेंट और वाटर का वो प्रॉपर तरीके से हो, इसमें कोई ऐसा इशू ना हो सके। और तीसरा जो है कोरोजन प्रोटेक्शन मेजर, जिसमें हम जो कोरोजन वगैरह के चांसेस होते हैं, जिसमें साल्ट वगैरह हो या इसका इंट्रूजन हो या दूसरी परमेबिलिटी वगैरह इसके कंक्रीट के कम करना हो के, ताकि जब हम उसी हिसाब से जो अल्टीमेटली इसके ड्यूरेबिलिटी के ऊपर इनका इम्पैक्ट आ जाए। अच्छा, छठे नंबर पे है वो अल्टरनेटिव फ्यूल्स एंड रॉ मटेरियल, कि जो हम केलन में हम टेम्परेचर देते हैं रोटरी केलन में, तो इसमें हम ऐसे समझ लो अल्टरनेट चीज़ें ऐसे फ्यूल यूज़ कर ले जिसका जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें इनकी इमिशन की क्वांटिटी कम हो, तो इसमें हम बायोमास फ्यूल वगैरह जिसमें ऐसे समझ लो ऑर्गेनिक है, जो वेस्ट मटेरियल है या लकड़ी वगैरह हो गया, जो भी हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। जो दूसरे नंबर पर है वेस्ट डिराइव फ्यूल, जो हम ऐसे समझ लो जो सीवेज से हम चीज़ें निकाल देते हैं, इसमें जो नॉन कंबस्टेबल है उनको अलग कर लेते हैं, जो हमारे पास कंबस्टिबल चीज़ें होती हैं उसी को हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट है जिसमें सिलिका फ्यूम और जो फ्लाई ऐश वगैरह आ जाता है उसी को भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो आखिरी है कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी, जो कि ऐसे समझ लो कि कोई आप ऐसे कोई इक्विपमेंट या ऐसे कोई डिवाइस वगैरह यूज़ कर ले जो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन से एनवायरनमेंट में केलन से वहाँ से इनको कैप्चर कर ले, ताकि ये एनवायरनमेंट डिस्टर्ब ना कर ले, तो इसी से भी ये ऐसे समझ लो एक सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट आ जाता है। अच्छा, जो 7 नंबर पे है सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, कि जो हम आप ऐसा करो ऑप्टिमाइज मिक्स डिज़ाइन वगैरह, मिक्स डिज़ाइन आप यूज़ कर लें कम से कम हो, मतलब ऐसे नहीं हो कि आप नॉर्मल तरीके से, कि आप ऐसे मटेरियल को यूज़ कर लें जिनका जो एनवायरमेंटल के ऊपर इम्पेक्ट ज़्यादा हो और आपके ऑब्जेक्टिव भी पूरा कर रहा हो, मतलब उसी ऐसे ऑप्टिमाइज मिक्स डिज़ाइन कर लें। जो दूसरा है लोकली अवेलेबल मटेरियल, या जहाँ पे अगर आप जिस एरिया में आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहाँ पे आप लोकल जो अवेलेबल मटेरियल है उसी को आप यूज़ कर ले, बस ताकि आपका जो कास्ट फैक्टर से कम हो इसमें। अच्छा, जो तीसरी चीज़ है रिसाइकल डिमॉलिश कंक्रीट, जहाँ पे अगर कोई पुराने स्ट्रक्चर है या कोई कंक्रीट है वहाँ पे रिसाइकल जो डिमॉलिश उनका एग्रीगेट वगैरह है उसी को आप यूज़ कर सकते हैं।
जो आखिर वाला है यूज़ परफॉर्मेंस बेस्ड स्पेसिफिकेशन। परफॉर्मेंस बेस्ड स्पेसिफिकेशन ये है कि आप कोई ऑब्जेक्टिव रख देते हैं कि यहाँ पे हमें ड्यूरेबिलिटी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप उसी हिसाब से चीज़ों को हैंडल कर लेते, उसी हिसाब से आप मटेरियल को सेलेक्ट कर लेते, या आप ये बोलते हैं कि यहाँ पे जो हमने स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, तो आप उसी स्ट्रेंथ के हिसाब से चीज़ों को डेवलप कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो कुछ चीज़ें हैं आखिर में जो ऐसे समझ लो समराइज है कि जो की सस्टेनेबिलिटी इंडिकेटर है कि हम किन कौन सी चीज़ों को, जो हम सस्टेनेबल की बात कर लेते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे हम ऐसे समझ लो कि ब्रॉडली हम कर सकते हैं कि ये चीज़ें कम हो तो हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम जा सकते हैं। जो इसमें सबसे पहले वो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कहाँ पे होती है, जैसे मैंने पहले बता दिया क्लिंकर कि जो इनकी क्वांटिटी है इनको कम करो, तो जो इनिशियल ऐसे समझ लो सीमेंट प्रोडक्शन का इनिशियल स्टेज है। अच्छा, एनर्जी यूज़ जो एफिशिएंट केलन है कि आप ऐसे केलन को यूज़ कर ले जिसमें ऐसे समझ लो कि एनर्जी कंजम्पशन कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कम हो, और जो टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल वगैरह इसमें जो इनका आउटपुट हो, ऐसे समझ लो जो इसमें रिएक्शन होती है वो ज़बरदस्त हो इनका, तो आप एफिशिएंट केलन को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है ड्यूरेबिलिटी, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट ये होता है कि न सिर्फ स्ट्रेंथ बेस पे कंक्रीट नहीं हो, हाई स्ट्रेंथ है, बल्कि हाई स्ट्रेंथ के साथ इनकी ड्यूरेबिलिटी भी हो। ऐसे समझ लो इनकी जो सल्फेट के खिलाफ इनकी रेजिस्टेंस है या ड्यूरेबिलिटी है, परमेबिलिटी वगैरह वो भी कम हो के स्ट्रेंथ के साथ साथ कोई और चीज़ें जो इनकी प्रॉपर्टीज़ है उसी को भी आपको देखना है। जो आखिरी है वो है वेस्ट रिडक्शन, कि जो हम सेकेंडरी सीमेंटेशियस मटेरियल है या रिसाइकल वगैरह है उसी को अगर हम यूज़ कर ले तो इसके साथ भी जो है हम वेस्ट रिडक्शन वगैरह, एक तो वेस्ट रिडक्शन आ जाता है और दूसरा हमारे फ़ायदे की चीज़ निकल जाता है। तो इसके साथ आज का जो हमारा चैप्टर 10 था वो कंक्लूडेड है। मुझे उम्मीद है आपने एंजॉय किया। तो जिनेश जी, आज के सेशन को मैं थोड़ा समराइज कर लेता हूँ। आज हमने जो सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट है उनको डिस्कस किया कि जो सीमेंट का ऐसे समझ लो एनवायरमेंटल के ऊपर कौन कौन से इम्पेक्ट हो सकते हैं। इसमें हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी, एक जो है कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन के वो किस किस सूरत में हो सकता है, और दूसरा जो हम एनर्जी कंजप्शन उसको डिस्कस किया। और इसके साथ साथ जो हमने सेकेंडरी सीमेंटेशियस मटेरियल है जिसको हम कंक्रीट में इनके साथ पार्शियल रिप्लेसमेंट में हम यूज़ करते हैं, इनका जो सीमेंट के ऊपर क्या इम्पेक्ट है, स्ट्रेंथ के ऊपर कितना इम्पेक्ट है, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर कितना है, या जो इनकी ड्यूरेबिलिटी एस्पेक्ट है इनके ऊपर क्या एस्पेक्ट है। और जो तीसरे नंबर पे हमने जो ऐसे समझ लो जो क्लिंकर रिडक्शन की स्ट्रेटजी है कि वो हम कैसे कम कर सकते हैं उनको एक्सप्लेन कर दिया, और इनकी जो फ्यूल कंजप्शन के लिए जो अल्टरनेटिव तरीके हैं कि हम कौन कौन से जो हम रोटरी या जो कैलन है वगैरह इसमें हम टेम्परेचर देते हैं, इसमें हम फ्यूल वगैरह यूज़ करते हैं, इनके लिए कौन से ऐसे एनर्जी एफिशिएंट तरीके से हम ऐसे उसको फ्यूल वगैरह दे दें ताकि हमारे पास जो ऐसे समझ लो आउटपुट ज़्यादा हो, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कम हो और टेम्परेचर कंट्रोल भी बेहतर हो। और आखिर में हमने जो इनकी ऐसे समझ लो जो मोटी मोटी चीज़ें हैं सस्टेनेबिलिटी, जिनके बेसिस पे हम ऐसे समझ लो कि हम मालूम कर लेते हैं कि वाकई क्या इसमें सस्टेनेबिलिटी इंडिकेटर है या नहीं है, जो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, जिसमें हम लाइफ साइकिल कास्ट एनालिसिस वगैरह इनको इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये सारे बड़ी डिटेल से हमने डिस्कस किए और मुझे उम्मीद है आपने एंजॉय भी किया होगा। और इसके साथ साथ अगर आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप एक सारी चीज़ें तरतीब से देखें ताकि एक लेवल से आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। जो ऊपर आपको लिंक नज़र आ रहा है मेरे जो पिछले वाला लेक्चर है उसको भी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा जो एशियाई कमेटी 225 है, इसका आज बिल्कुल आखिरी चैप्टर है, चैप्टर 10 था, वो हमने डिस्कस कर दिया और मुझे उम्मीद है आपने एंजॉय भी किया।